Welcome to Physics Inside Out. फिजिक्स इनसाइड आउट आपके लिए लाया एक्सपेरिमेंट स्टडी ऑफ पैरामीटर्स ऑफ ए वेव एम्पलीट्यूड फेज एंड टाइम पीरियड ऑफ ए कम्प्लेक्स सिग्नल बाय ऑसिलोस्कोप। इस एक्सपेरिमेंट में हम किसी भी वेव के पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे जिसमें एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फेज शामिल हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक गौर से सुने ताकि आपको एक्सपेरिमेंट अच्छे तरीके से समझ आ जाए और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में आसानी हो। एक्सपेरिमेंट को मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट, उसके बाद ऑपरेटर्स की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस और फाइनली रिजल्ट। तो लीजिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम ल्यूमिनस फिगर्स फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये ल्यूमिनस फिगर्स अप्लाइड सिग्नल के दरमियान रिलेशन को ज़ाहिर करती हैं। टाइम पीरियड वो टाइम होता है जो किसी भी वेव को एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड है। फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, मींस F इक्वल टू 1/T। किसी भी वाइब्रेटिंग पॉइंट का फेज उसकी स्टेट को जाहिर करता है जिसमें उसकी पोजीशन और डायरेक्शन शामिल होती है। फॉर एग्जांपल इक्वेशन x इज इक्वल टू x नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में ओमेगा टी प्लस फाइव फेज है, जहाँ पर फाइव उसका इनिशियल फेज है जो कि t इज इक्वल टू 0 पर है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो सर्किट डायग्राम हम यूज़ करेंगे वो आप देख रहे हैं। O1 और O2 दो ऑडियो जनरेटर्स हैं। ये एक ऑसिलोस्कोप है। ऑडियो जनरेटर O1 को चैनल 1 के साथ कनेक्ट करना है और ऑडियो जनरेटर O2 को चैनल 2 के साथ कनेक्ट करना है। ऑपरेटर्स इस एक्सपेरिमेंट में जो चाहिए इसमें दो चीज़ें शामिल हैं। एक स्टडी ऑफ पैरामीटर्स ऑफ वेव्स किट जिसके अंदर दो ऑडियो जनरेटर्स बिल्ट इन हैं, और दूसरी चीज़ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या DSO मींस डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोग्राफ। Experiment the parameters of a wave, that is amplitude, phase and time period of a complex signal। स्टडी करने के लिए जो ऑपरेटर्स हम यूज करेंगे वो आप देख रहे हैं। ऑपरेटर्स में ये आप देख रहे हैं, इसमें दो ऑडियो जनरेटर्स बिल्ड इन हैं। ये ऑसिलेटर नंबर 1 है जिसको हमने O1 से डिनोट किया है। ये ऑडियो जनरेटर 2 है जिसको हम O2 से डिनोट कर रहे हैं। इस नाप की मदद से हम ऑडियो जनरेटर O1 की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। इसकी मदद से उस वेव का एम्पलीट्यूड सेट किया जा सकता है। इस नाप की मदद से ऑडियो जनरेटर O2 की फ्रीक्वेंसी सेट की जाती है और इस नाप की मदद से उस वेव का एम्पलीट्यूड चेंज किया जा सकता है। ऑडियो जनरेटर O1 की आउटपुट यहाँ पे हासिल होगी और ऑडियो जनरेटर O2 की आउटपुट यहाँ पर हासिल होगी। ये DSO है, ये इसका चैनल 1 है, ये चैनल 2 है। ये वेव को ऑब्जर्व करने के लिए चैनल 1 को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और चैनल 2 को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। इस पॉइंट पे इन दोनों के कॉमन टर्मिनल्स कनेक्ट होंगे। हमने कनेक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। DSO का चैनल नंबर 1 हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है और DSO का चैनल नंबर 2 यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है और ऑपरेटर्स को ऑन कर दिया है। सबसे पहले हम दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड को स्टडी करेंगे और फिर दोनों वेव्स को ऐड करके जो कम्प्लेक्स वेव हासिल होगी उसका एम्पलीट्यूड स्टडी करेंगे। इस मकसद के लिए सबसे पहले हम ऑडियो जनरेटर O1 के एम्पलीट्यूड नाप को मैक्सिमम पर सेट कर रहे हैं। अब हमने एम्पलीट्यूड नाप को मैक्सिमम पर सेट किया है तो आप देख रहे हैं कि DSO की स्क्रीन पर आउटपुट नजर आ रही है चैनल 1 की। इसी तरह अब ऑडियो जनरेटर O2 की एम्पलीट्यूड नाप को भी हम मैक्सिमम पर सेट कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि इसकी वेव भी हमें DSO की स्क्रीन पे नजर आ रही है।
यहाँ पर आप दोनों वेव जो देख रहे हैं DSO पे, ये आपको स्टेबल नजर आ रही हैं। ये स्टेबल इसलिए नजर आ रही हैं क्योंकि हमने ऑडियो जनरेटर्स O1 और O2 की फ्रीक्वेंसीज को इक्वल रखा हुआ है, और ये आप किसी भी वैल्यू पे इक्वल सेट कर सकते हैं। अब हमने दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड मेजर करना है। एम्पलीट्यूड मेजर करने के लिए सबसे पहले हम DSO पे स्टॉप वाले बटन को क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि DSO की स्क्रीन पे फर्स्ट रो में चैनल 1 की वेव का एम्पलीट्यूड आ रहा है 12.47 वोल्ट, और चैनल 2 की वेव का एम्पलीट्यूड है 12.47 वोल्ट। इसको हम अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। एम्पलीट्यूड वेव नंबर 1 का एम्पलीट्यूड आ रहा था 12.47, वेव नंबर 2 का भी एम्पलीट्यूड आ रहा था 12.47 वोल्ट। इन दोनों वेव्स को हम ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के लिए हम मैथ वाले बटन को क्लिक कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब हमने मैथ वाले बटन को क्लिक किया है तो ये एडिड वेव रेड कलर में नजर आ रही है। एडिड वेव के एम्पलीट्यूड को नोट करने के लिए हम कर्सर वाले फीचर को यूज कर रहे हैं। इस मकसद के लिए हम कर्सर वाले बटन को क्लिक कर रहे हैं और F1 की मदद से हम कर्सर को वोल्ट पे सिलेक्ट कर रहे हैं। मल्टीपर्पज नाब को रोटेट करके हम कर्सर को एडिड वेव के अपर पोर्शन पे सेट कर रहे हैं। मल्टीपर्पज नाब की मदद से हम सेकंड कर्सर को लोअर पीक पे सेट कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि कर्सर लोअर पीक पे सेट हो गया है, और इसी तरह ऊपर वाले पोर्शन पे कर्सर ऑलरेडी सेट हो चुका था। आप देख रहे हैं कि एडिड वेव का एम्पलीट्यूड आ रहा है 25.0 वोल्ट। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स वेव का एम्पलीट्यूड आ रहा था 25 वोल्ट। नेक्स्ट पैरामीटर मेजर करने के लिए हम F1 को प्रेस करके कर्सर वाले फीचर को ऑफ कर रहे हैं। स्टॉप वाले बटन को क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद मैथ वाले बटन को क्लिक कर रहे हैं। सेकंड पैरामीटर टाइम पीरियड मेजर करने के लिए ऑडियो जनरेटर O2 की फ्रीक्वेंसी को हम स्लाइटली चेंज कर रहे हैं। अब हम मैथ वाले बटन को प्रेस करके कॉम्प्लेक्स वेव हासिल कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये जो रेड वेव आपको नजर आ रही है, ये कॉम्प्लेक्स वेव है। टाइम पर डिवीजन वाली नाब को मूव करके हम कॉम्प्लेक्स वेव को स्क्रीन के अंदर ला रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि आप कॉम्प्लेक्स वेव टोटली स्क्रीन के अंदर है। स्टॉप वाले बटन को क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद मेजर वाले बटन को क्लिक कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि चैनल 1 की वेव का टाइम पीरियड आ रहा है 16.07 मिली सेकंड, और चैनल 2 की वेव का टाइम पीरियड आ रहा है 14.15 मिली सेकंड। इसको हम अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। फर्स्ट वेव का जो टाइम पीरियड आ रहा था वो आ रहा था 16.07 मिली सेकंड, और वेव नंबर 2 का जो टाइम पीरियड आ रहा था 14.15 मिली सेकंड। कॉम्प्लेक्स वेव का टाइम पीरियड मेजर करने के लिए हम चैनल 1 और चैनल 2 के बटन को डबल क्लिक कर रहे हैं ताकि ये दोनों वेव डिसअपीयर हो जाएं, और कर्सर वाला फीचर यूज कर रहे हैं। F1 वाले बटन को प्रेस करके हम कर्सर को टाइम पे सेट कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पे कर्सर के नीचे फर्स्ट रो में टाइम लिखा हुआ आ गया है। मल्टीपर्पज नाब को यूज करते हुए हम फर्स्ट कर्सर को फर्स्ट एंटी नोड पे सेट कर रहे हैं। आपको नजर आ रहा है कि ये कर्सर फर्स्ट एंटी नोड की तरफ मूव कर रहा है। अब ये एग्जैक्टली फर्स्ट एंटी नोड पे सेट हो गया है, और मल्टीपर्पज नाब की मदद से ही सेकंड कर्सर को सेकंड एंटी नोड पे सेट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये कर्सर सेकंड एंटी नोड की तरफ मूव करता हुआ जा रहा है। अब ये एग्जैक्टली सेकंड एंटी नोड के ऊपर आ गया है। आप देख रहे हैं कि 2 एंटी नोड्स के दरमियान जो हमारा टाइम डिफरेंस आ रहा है वो 118.4 मिली सेकंड आ रहा है।
इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स वेव का टाइम पीरियड आ रहा था 118.4 मिली सेकंड। नेक्स्ट सेक्शन में इसी टाइम पीरियड से हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। थर्ड पैरामीटर को मेजर करने के लिए हम कर्सर वाले फीचर को ऑफ कर रहे हैं F1 वाले बटन की मदद से। चैनल 1 और चैनल 2 को डबल क्लिक करके चैनल 1 और चैनल 2 की वेव्स को अपीयर कर रहे हैं। मैथ वाले बटन को क्लिक करके एडेड वेव को यानी कॉम्प्लेक्स वेव को डिसअपीयर कर रहे हैं। रन वाले बटन को क्लिक कर रहे हैं। थर्ड पैरामीटर फेज को स्टडी करने के लिए दोनों ऑडियो जनरेटर्स O1 और O2 की फ्रीक्वेंसी को सेम लेवल पे सेट कर रहे हैं। अब टाइम पर डिवीजन वाली नाब को रोटेट करके हम वेव को वाइड कर रहे हैं स्क्रीन के अंदर ताकि फेज को नोट किया जा सके। फेज को मेजर करने के लिए हम दोनों वेव्स की रिलेटिव पीक्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। कर्सर वाले फीचर को यूज कर रहे हैं। उस मकसद के लिए हमने कर्सर वाले बटन को क्लिक कर दिया है। F1 को प्रेस करके हम इसको टाइम पे सिलेक्ट कर रहे हैं। मल्टीपर्पज नाब को रोटेट करके दोनों कर्सर्स को रिलेटिव पीक पर ला रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि वो कर्सर मूव करके रिलेटिव पी की तरफ आ रहा है। अब दोनों कर्सर जब सेम पोजीशन पर आ जाएंगे तो हम टाइम डिफरेंस नोट करेंगे। आप देख रहे हैं कि टाइम डिफरेंस डेल्टा टी 0 मिली सेकंड आ रहा है। अब मेजर वाले बटन को प्रेस करके हम दोनों वेव्स का टाइम पीरियड नोट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि चैनल नंबर 1 की वेव का टाइम पीरियड आ रहा है 14.10 मिली सेकंड और चैनल नंबर 2 की वेव का टाइम पीरियड आ रहा है 14.10 मिली सेकंड। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। टाइम पीरियड ऑफ बोथ वेव्स आ रहा था हमारा 14.10 मिली सेकंड। इसको सेकंड में चेंज करने के लिए 10⁻³ कर देंगे। टाइम डिफरेंस हमारे पास 0 मिली सेकंड आ रहा था तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 मिली सेकंड। अब इससे हम फर्दर फेज डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन में आपने देखा था कि हमने वेव नंबर 1, वेव नंबर 2 और कॉम्प्लेक्स वेव के एम्पलीट्यूड्स मेजर किए थे, उनका टाइम पीरियड भी मेजर किया था। वेव नंबर 1 का एम्पलीट्यूड आ रहा था 12.47 वोल्ट, वेव नंबर 2 का एम्पलीट्यूड आ रहा था 12.47 वोल्ट और कॉम्प्लेक्स वेव का एम्पलीट्यूड आ रहा था 25 वोल्ट। वेव नंबर 1 का टाइम पीरियड जो हमने नोट किया था वो आ रहा था 16.07 मिली सेकंड और वेव नंबर 2 का टाइम पीरियड आ रहा था 14.15 मिली सेकंड और कॉम्प्लेक्स वेव का टाइम पीरियड आ रहा था 118.4 मिली सेकंड। फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? फ्रीक्वेंसी क्योंकि टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है तो सिंपली वेव नंबर 1 के टाइम पीरियड को रेसिप्रोकेट किया 1/, तो ये फ्रीक्वेंसी हासिल हो गई। इसी तरह वेव नंबर 2 और कॉम्प्लेक्स वेव की फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर ली। फेज डिफरेंस मेजर करने के लिए हमने दोनों वेव्स का टाइम पीरियड मेजर किया था जो कि 14.10 मिली सेकंड आ रहा था। टाइम डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस पॉइंट्स क्या आ रहा था 0 मिली सेकंड। फेज डिफरेंस का फार्मूला क्या है? फाई इक्वल टू डेल्टा टी ओवर टी मल्टीप्लाइड बाई 360 डिग्रीज। डेल्टा टी की ये वैल्यू और टी की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो फेज डिफरेंस आ रहा है 0 डिग्री। मजीद लेक्चर्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब करें। हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।